हेलो दोस्तों, मैं दीपांशु मंजेड़ा एक बार फिर से हाजिर हूँ एक नई वीडियो के साथ और आप सभी का अपने इस यूट्यूब चैनल पर स्वागत करता हूँ। तो आज मैं आपके साथ शेयर करूँगा क्लास 12th उत्तराखंड बोर्ड जो फिज़िक्स के जो पुराने जो क्वेश्चन पेपर्स हैं बोर्ड्स के, उनके जितने भी MCQs हैं उनका आज हम आंसर देखेंगे और डिटेल में डिस्कशन में आपके साथ शेयर करूँगा। तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो 2022 में जो सबसे पहला MCQ था वो ये था कि न्यूट्रॉन की खोज किसने की, यानी कि हु डिस्कवर्ड द न्यूट्रॉन। तो न्यूट्रॉन की खोज के बारे में देखते हैं, क्योंकि हमको पता है कि परमाणु में क्या क्या होते हैं, इलेक्ट्रॉन होता है, प्रोटॉन होता है और न्यूट्रॉन होता है। जिसमें इलेक्ट्रॉन क्या होता है, नेगेटिव चार्ज यानी कि ऋणावेशित होता है, प्रोटॉन पॉजिटिव चार्ज होता है और न्यूट्रॉन न्यूट्रल होता है यानी कि उदासीन होता है। तो न्यूट्रॉन की खोज किसने की, तो न्यूट्रॉन की खोज की थी चैडविक ने। ठीक है, न्यूट्रॉन की खोज किसने की, चैडविक ने की। अब हमारे पास जब हमारे पास ऑप्शन दे रखे तो टॉमसन ने किस चीज़ की खोज की, रदरफोर्ड और सोमरफील्ड, इन तीनों के बारे में देख लेते हैं। तो टॉमसन ने की थी इलेक्ट्रॉन की खोज की थी टॉमसन ने, प्रोटॉन की थी रदरफोर्ड ने और सोमरफील्ड ने दिया था अपना एक परमाणु मॉडल। ठीक है, क्या दिया था, परमाणु मॉडल। तो सोमरफील्ड ने दिया था अपना परमाणु मॉडल। अब इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की जो खोज की थी उसको याद रखने का एक अच्छा तरीका है हमारे पास, एक ट्रिक है, ईंट पर नाच। मतलब क्या है इसका मतलब ये है कि ई का मतलब है इलेक्ट्रॉन और टॉ का मतलब है टॉमसन, यानी कि इलेक्ट्रॉन की खोज किसने की, टॉमसन ने की। ठीक है, पॉ का मतलब है प्रोटॉन और रॉ का मतलब है रदरफोर्ड, यानी कि प्रोटॉन की खोज किसने की, रदरफोर्ड ने की। और नॉ का मतलब है न्यूट्रॉन और चौ का मतलब है चैडविक, यानी कि न्यूट्रॉन की खोज किसने की, चैडविक ने की। तो ये इस क्वेश्चन के लिए एक अच्छी ट्रिक भी है। ठीक है, चलिए अब दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। दूसरा क्वेश्चन ये कह रहा है कि चुंबकीय फ्लक्स का SI मात्रक क्या है, SI यूनिट ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स। ठीक है, अब मान लेते हैं हमारे पास क्या है, ये कोई चुंबकीय फ्लक्स है। ठीक है, इस दिशा में मान लेते हैं। अब हमने क्या बनाया, इसके लंबवत एक पृष्ठ बनाया, इमेजिन किया हमने, क्या किया, लंबवत एक पृष्ठ बनाया। तो यहाँ पर जो इस पृष्ठ का, ये जो अभी हमने बनाया, इस पृष्ठ का क्षेत्रफल वेक्टर मान लेते हैं वो A वेक्टर है। ठीक है, क्षेत्रफल वेक्टर क्या हो जाएगा, A वेक्टर। और चुंबकीय क्षेत्र को हमने किससे दर्शाया था, B वेक्टर से। तो इन दोनों का जो डॉट प्रोडक्ट होता है यानी कि A डॉट B, वो कितना होगा, AB cos थीटा के बराबर होगा। ठीक है, अब ये क्या है, हमारा क्षेत्रफल वेक्टर है और ये है चुंबकीय क्षेत्र, और उन दोनों के बीच जो एंगल बनेगा उसका कॉस क्या हो जाएगा, इन दोनों के बीच का चुंबकीय फ्लक्स आ जाएगा। तो इसको हम चुंबकीय फ्लक्स को हम फाई बी से डिनोट करते हैं। ठीक है, तो इसका जो मात्रक होगा वो क्या होगा, वेबर होगा। क्या होगा, वेबर होगा। ठीक है, अब बात करते हैं हम टेस्ला, हेनरी और फेरेट की, ये भी किसी चीज़ के मात्रक है, तो इनके बारे में भी थोड़ा थोड़ा डिस्कस कर लेते हैं। तो जो टेस्ला है वो होता है चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता का मात्रक। किसका, चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता का, चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता। ठीक है, तो हेनरी किसका होता है, हेनरी होता है प्रेरण का, हेनरी होता है प्रेरण का, और फेराड होता है वैद्युत धारिता का, यानी कि कैपेसिटेंस का। किसका, कैपेसिटेंस का, धारिता का मात्रक होता है कौन, फेराड। ठीक है, अब तीसरे को MCQs पर चलते हैं। ये भी 2022 में पूछा गया था कि निम्नलिखित में कौन सी विद्युत चुंबकीय तरंग नहीं है। अब सबसे पहले हम देख लेते हैं कि आखिर विद्युत चुंबकीय तरंग क्या होती है। तो होता क्या है कि कोई, मान लेते हैं अगर हमारे पास कोई वैद्युत परिपथ है, तो उसमें जो वैद्युत धारा है जब वो अपनी निम्न आवृत्ति से उच्च आवृत्ति में बदलती है, तो परिपथ में क्या होता है, जो ऊर्जा होती है वो तरंग के रूप में चारों तरफ प्रसारित होने लगती है इन तरंगों के रूप में। ठीक है, तब उन तरंगों को हम क्या कहते हैं, वैद्युत चुंबकीय तरंग कहते हैं। अब यहाँ पर पूछ रहा है कि निम्नलिखित में कौन सी विद्युत चुंबकीय तरंग नहीं है, तो इसका आंसर हम देखेंगे। तो इसका आंसर क्या है, बीटा किरणें। ठीक है, जो एक्स रेज हैं वो भी विद्युत चुंबकीय तरंग होती हैं, गामा रेज भी, और इंफ्रारेड रेज भी विद्युत चुंबकीय तरंग होती है, सिवाय किसके, बीटा किरणों के। बीटा किरणें क्या होती हैं, विद्युत चुंबकीय तरंग नहीं होती है। ठीक है, अगले की तरफ चलते हैं। तो अब हम चौथे MCQ की बात करते हैं, ये भी 2022 में पूछा गया था। इसमें कह रहा है कि श्रेणी क्रम में संयोजित, मान लेते हैं ये C1 है, ये C2 है, श्रेणी क्रम में संयोजित C1 तथा C2 धारिता के दो संधारित्र की प्रभावी धारिता, यानी कि इस परिपथ में कुल कितनी धारिता होगी, उसके लिए हम कौन सा फॉर्मूला यूज़ करते हैं। ठीक है, तो हमारे पास जो फॉर्मूला होता है, धारिता क्या कहती है कि उस परिपथ में जितना आवेश है और दो
जहाँ से जहाँ तक हमें धारिता निकालनी, मान लेते हैं ये बिंदु ए है, ये बी है, इन दोनों के बीच धारिता और इनके बीच जो आवेश का अनुपात होता है वो क्या कहलाती है, हमारी संधारित्र या किसी भी परिपथ की धारिता कहलाती है। ठीक है, अब यहाँ पर हम देखते हैं कि जब हम इसका फॉर्मूला डिराइव करते हैं तो हमारे पास आंसर क्या आता है, 1/c इक्वल्स टू 1/c1 प्लस 1/c2, और ये आगे बढ़ता रहता है। अगर यहाँ पर और धारिता के जो संधारित्र होते वो और भी होते, जैसे यहाँ पर ये C3 होता, आगे आगे बढ़ता जाता तो इसमें ऐड हो जाता, जैसे 1/C3, फिर आगे बढ़ते हुए 1/Cn तक जितने भी संधारित्र उस परिपथ में लगे हुए हैं उनका फॉर्मूला क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। ये क्वेश्चन पूछा गया था 2020 में, क्योंकि 21 में जो बोर्ड्स के पेपर हुए थे वो नहीं हुए थे। ठीक है, तो इसलिए 2022, फिर अब हम 2020 की तरफ देखते हैं। तो 2020 में जो पहला MCQ था वो था वैद्युत धारिता का मात्रक क्या है, यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक कैपेसिटेंस। अब भी हमने जो सेकंड क्वेश्चन था उसमें देखा था कि वैद्युत धारिता का मात्रक क्या है, फैराड है। क्या है, फैराड है। वैद्युत धारिता का मात्रक क्या है, फैराड है। ठीक है, और वोल्ट किसका है, वोल्ट है विभवांतर का, ओम है प्रतिरोध का, और हेनरी है, पिछले सेकंड क्वेश्चन में ही हमने देखा था हेनरी किसका है, प्रेरण का। ठीक है, ठीक, अब हम आगे सवाल देखते हैं। ये भी 2020 में ही था कि कोबाल्ट तथा निकिल क्या है। तो इसमें हमारे पास 4 ऑप्शन है, प्रतिचुंबकीय, अनुचुंबकीय, लौह चुंबकीय और उपरोक्त या इनमें से कोई नहीं। तो हम सबसे पहले देखते हैं प्रतिचुंबकीय पदार्थ होते क्या हैं। तो ये पदार्थ ऐसे होते हैं कि जो हम अगर चुंबक के पास लेके जाते हैं इनको, तो ये प्रतिकर्षण का अनुभव करते हैं, मतलब इनमें क्या होता है, रिपल्शन होता है, रिपल्शन होता है। ठीक है, ये एक दूसरे को आकर्षित नहीं करते बल्कि क्या करते हैं, प्रतिकर्षित करते हैं। इसके उदाहरण देखते हैं, जैसे मतलब सिल्वर हो गया, गोल्ड हो गया, NaCl, या अगर हम नमक की बात करें NaCl, H2O, Hg यानी कि मरकरी, H2N2, ऐसी सारी चीज़ें क्या होती हैं, प्रतिचुंबकीय पदार्थ कहलाती है। ठीक है, अब अगर हम अनुचुंबकीय पदार्थों की बात करें तो वो क्या होते हैं, वे पदार्थ जो चुंबक के अगर हम समीप लेके जाते हैं तो उनमें थोड़ा सा आकर्षण होता है, माइन्यूट सा अट्रैक्शन होता है, उनको हम कहते हैं अनुचुंबकीय पदार्थ। इसके एग्जाम्पल होते हैं जैसे जो हमारे पास प्लेटिनम हो गया, एल्यूमिनियम हो गया, क्रोमियम हो गया, या सोडियम हो गया, O2 हो गया यानी कि ऑक्सीजन हो गया, और जो सॉल्ट होते हैं उनके सोल्यूशन यानी कि लवणों के विलयन हम अनुचुंबकीय पदार्थ बोलते हैं। और लौह चुंबकीय क्या होते हैं, जो चुंबक के पास लेके जाते हैं तो वो तुरंत ही अट्रैक्ट हो जाते हैं, बहुत ज़्यादा उनमें अट्रैक्शन होता है, यानी कि बहुत जल्दी वो आकर्षित हो जाते हैं, तो उनको क्या कहते हैं हम, लौह चुंबकीय पदार्थ। इसके उदाहरण क्या है, आयरन होता है, निकिल होता है और कोबाल्ट होता है। तो क्या है, यहाँ पर क्वेश्चन क्या था कि कोबाल्ट तथा निकिल क्या है, तो कोबाल्ट और निकिल क्या है, लौह चुंबकीय पदार्थ हैं। ठीक है, क्या है, लौह चुंबकीय पदार्थ। ओके, अब आगे बढ़ते हैं अगले सवाल पर। इसमें क्वेश्चन पूछा गया है, निम्नलिखित में निर्वात में किसका वेग सर्वाधिक होगा। तो वेग किसका सर्वाधिक होगा इसमें, अभी जो ये सारी क्या है, ये वैद्युत चुंबकीय तरंगे हैं। ठीक है, ये सारी की सारी क्या है, वैद्युत चुंबकीय तरंगे, अवरक्त तरंगे, दृश्य प्रकाश तरंगे और पराबैंगनी तरंगे। अब इनमें से हमें देखना है कि निम्नलिखित में निर्वात में किसका वेग सर्वाधिक होगा। तो वैद्युत चुंबकीय तरंगों का एक जो प्रमुख लक्षण है वो ये कहता है कि जहाँ खाली स्थान होता है या फिर निर्वात होता है, वहाँ पर जो मैक्सिमम वेलोसिटी होती है किसकी, इन तरंगों की, वैद्युत चुंबकीय इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स की जो वेलोसिटी होती है वो प्रकाश की चाल यानी कि वेलोसिटी ऑफ लाइट के बराबर होती है, यानी कि ये क्या होते हैं, 1/√μ0ε0, और ये किसके बराबर होता है, c, यानी कि c किसको डिनोट करते हैं हम, वेलोसिटी ऑफ लाइट, यानी कि प्रकाश की चाल को हम c से डिनोट करते हैं। तो इन सभी का वेग क्या होता है, निर्वात में एक समान होता है, किसके बराबर, प्रकाश की चाल के बराबर। ठीक है, तो इसका ऑप्शन हो जाएगा डी ऑप्शन, इन सभी का वेग क्या होगा, समान होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब बात करते हैं एन टाइप अर्धचालकों में बहुसंख्यक आवेश क्या होते हैं। मेजॉरिटी चार्ज कैरीज इन एन टाइप सेमीकंडक्टर्स आर। तो हमें सेमीकंडक्टर में जो एन टाइप सेमीकंडक्टर होते हैं उनमें मेजॉरिटी चार्ज जो कैरी करते हैं उसका नाम बताएं। तो यहाँ पर हमें दिया है प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन, न्यूट्रॉन और कोटर। ठीक है, हमें पता है प्रोटॉन क्या होता है, पॉजिटिव होते हैं, इलेक्ट्रॉन निगेटिव होते हैं, न्यूट्रॉन न्यूट्रल होते हैं और कोटर भी पॉजिटिव होते हैं। कोटर भी क्या होते हैं, पॉजिटिव होते हैं। अब एन टाइप जो सेमीकंडक्टर बनता है वो कैसे बनता है, जब भी हम कोई अगर हम 5 संयोजकता, जिसकी संयोजकता कितनी होती है, 5 संयोजकता वाला अगर हम कोई क्या मिला दे, अशुद्धि मिला दे, जैसे अगर हमारे पास जर्मेनियम है तो हम जर्मेनियम में कोई 5 संयोजकता वाली अशुद्धि मिला दे, आर्सेनिक, तो उसमें क्या होता है कि जो हमारे पास जर्मेनियम होता है संयोजकता कितनी होती है उसकी, 4 होती है। तो
5 संयोजकता वाला जो अशुद्धि होती है उसके एक एक इलेक्ट्रॉन इनके साथ बॉन्ड बना लेते हैं, लेकिन 5 संयोजकता जो 5 इलेक्ट्रॉन हैं अशुद्धि के यानी कि आर्सेनिक के, उसमें से एक इलेक्ट्रॉन मुक्त रहता है। तो वो पूरे जो पदार्थ है हमारे पास, या हम कहें एन टाइप अर्धचालक है, उसमें वो घूमने लगता है, मुक्त अवस्था में गमन करने लगता है। ठीक है, तो ये मुक्त इलेक्ट्रॉन होता है। तो यही क्या करता है, बहुसंख्यक आवेश का काम करता है, किसमें, एन टाइप अर्धचालकों में। ठीक है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, इलेक्ट्रॉन हो जाएगा। और कोटर किसमें होते हैं बहुसंख्यक आवेश, ये होते हैं पी टाइप में। किसमें, पी टाइप सेमीकंडक्टर्स में। ठीक है, क्या हो जाएगा, इलेक्ट्रॉन, यानी कि द मेजॉरिटी चार्ज कैरीज इन एन टाइप सेमीकंडक्टर्स आर इलेक्ट्रॉन। ठीक है, डन। अब आगे बढ़ते हैं। आगे पूछा है जब कोई गतिमान आवेश क्या करता है, किसी चुंबकीय क्षेत्र में लंबवत प्रवेश करता है तो उसका पथ होगा। ठीक, अब हम यहाँ पर देखेंगे कि क्या पूछा है, किसी चुंबकीय क्षेत्र में, मान लेते हैं ये कोई चुंबकीय क्षेत्र है, इसमें कोई आवेश इस प्रकार से गति करता है, कैसे, लंबवत। अगर हम चुंबकीय क्षेत्र की दिशा इधर की तरफ है तो इसके लंबवत क्या होगा, इधर की तरफ आवेश गतिमान होगा। तो उसका पथ हमें बताना है कि मूविंग व्हेन एनी मूविंग चार्ज एंटर्स इन अ मैग्नेटिक फील्ड परपेंडिकुलरली देन इट्स पाथ विल बी। तो इसका पाथ कैसा होगा, इसका पाथ होगा वृत्ताकार। क्यों होगा, क्योंकि यहाँ पर जब कोई भी आवेश चुंबकीय क्षेत्र में किसी भी तरह से प्रवेश करता है तो उस पर एक चुंबकीय बल लगता है, जो हम पढ़ते हैं F बराबर, जिसको हम क्या कहते हैं, F। यहाँ पर जो आवेश पर, अगर कोई आवेश है यहाँ पर, मान लेते हैं यहाँ पर कोई Q आवेश है, तो उस पर जो हमारा जो चुंबकीय बल लगता है, किसके कारण, चुंबकीय क्षेत्र के कारण, वो क्या होता है, F बराबर क्यू वी बी साइन थीटा। ठीक है, ये हम फॉर्मूला हमने पढ़ा हुआ है चुंबकीय बल का। तो इसके कारण क्या होता है, ये जो पथ होता है वो वृत्ताकार हो जाता है। ठीक है, वृत्ताकार, यानी कि व्हेन एनी मूविंग चार्ज एंटर्स इन अ मैग्नेटिक फील्ड परपेंडिकुलरली देन इट्स पाथ विल बी सर्कुलर। ठीक है, यानी कि गतिमान आवेश किसी चुंबकीय क्षेत्र में अगर लंबवत प्रवेश करेगा तो उसका पथ हमेशा वृत्ताकार होगा। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन है, किसी प्रत्यावर्ती धारा में जो LCR परिपथ होता है उसमें शक्ति गुणांक का अधिकतम मान होता है। तो शक्ति गुणांक क्या होता है, अगर कोई परिपथ है उसमें जो ओमीय प्रतिरोध होगा, ओमीय प्रतिरोध को हम R से डिनोट करते हैं। ठीक है, और परिपथ में जो प्रतिबाधा होती है यानी कि Z, तो इन दोनों का अनुपात को हम क्या कहते हैं, उस परिपथ का शक्ति गुणांक कहते हैं। इसको किससे डिनोट करते हैं, cos फाई से। ठीक है, तो cos फाई बराबर क्या होता है, ओमीय प्रतिरोध बटे परिपथ की जो प्रतिबाधा होती है। ठीक है, अब यहाँ पर क्या होता है, cos फाई। ठीक है, तो जब जो ओमीय प्रतिरोध होगा और जो परिपथ की प्रतिबाधा होगी, जब वो 90 डिग्री में होंगे तो ये क्या होगा, हमें सबसे अधिकतम मान देगा और जो होगा +1। ठीक है, तो यहाँ पर जो LCR परिपथ में शक्ति गुणांक का अधिकतम मान होता है वो कितना होता है, +1 होता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर हमें क्वेश्चन पूछा है कि निम्नलिखित में कौन विद्युत चुंबकीय तरंग है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। तो ध्वनि तरंग तो किसी भी प्रकार से वैद्युत चुंबकीय तरंग नहीं है, तो ऑप्शन हमारे पास एक ही बचता है, प्रकाश तरंग। तो जो प्रकाश तरंग होती है वो भी क्या होती है, वैद्युत चुंबकीय तरंग होती है। ठीक है, अब यहाँ पर एक और क्वेश्चन है कि बीटा किरणें क्या हैं, यानी कि बीटा रेज आर। तो यहाँ पर दिया है हीलियम नाभिक, इलेक्ट्रॉन, विद्युत चुंबकीय विकिरण और प्रोटॉन। ठीक है, तो हीलियम नाभिक तो क्या होता है, अल्फा कण के बराबर होता है। और अल्फा कण क्या होता है, अगर हमारे पास किसी आवेश जो इलेक्ट्रॉन होता है उसका आवेश कितना होता है, -1.6 × 10⁻⁻19 कूलाम। ठीक है, तो अगर हम इसका 2 से मल्टीप्लाई कर दें तब हमें हीलियम नाभिक या अल्फा कण प्राप्त होता है। तो जो बीटा किरणें होती हैं वो क्या होती हैं, इलेक्ट्रॉन होती हैं। इनका जो बीटा किरणें होती हैं उनका जो आवेश है या चार्ज है वो भी इलेक्ट्रॉन के ही बराबर होता है, कितना, -1.6 × 10⁻⁻19 कूलाम। ठीक है, हो गया, तो आंसर क्या आ गया, इलेक्ट्रॉन। अब आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मात्रक क्या है, द यूनिट ऑफ इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इज। तो यहाँ पर जो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मात्रक है वो क्या होता है, न्यूटन प्रति कूलाम। ठीक है, किसका होता है, न्यूटन प्रति कूलाम। ठीक है, यहाँ पर जो ये न्यूटन मीटर है ये होता है बल आघूर्ण का, बल आघूर्ण का मात्रक होता है। ठीक है, और कूलाम प्रति न्यूटन इसका इन्वर्स होता है। ठीक, तो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मात्रक हमें याद रखना है, सिंपल क्या होता है, न्यूटन प्रति कूलाम, या फिर हम इसको न्यूटन कूलाम इन्वर्स भी कह सकते हैं। ठीक है, अगर हम इसको लिखना चाहें तो एन सी लिख सकते हैं, और या फिर हम इसको एन सी और इन्वर्स 1 करके भी लिख सकते हैं। ठीक है, तो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मात्रक क्या हो जाएगा, न्यूटन प्रति कूलाम। ठीक है,
अब अगला क्वेश्चन है, एक समान चुंबकीय क्षेत्र में गतिमान आवेश पर लगने वाले बल को क्या कहते हैं। तो अभी हमने जो क्वेश्चन देखा था अभी 9वां क्वेश्चन, उसमें जो एमसीक्यू था उसमें कहा था कि अगर चुंबकीय क्षेत्र में एक आवेश लंबवत प्रवेश करता है तो उसका पथ कैसा होगा, तो हमने कहा था वृत्ताकार पथ होगा। अब इसमें जो मैंने चुंबकीय बल की बात की थी, अब वो पूछ रहा है कि इसको हम क्या कहते हैं। जो F बराबर QVB साइन थीटा हमने देखा था, तो उस F को एक और नाम से बोलते हैं, चुंबकीय बल तो कहते ही हैं, उसके साथ ही एक और नाम से बोलते हैं, उसे कहते हैं हम लॉरेंज बल। तो लॉरेंज बल कहते हैं जब किसी चुंबकीय क्षेत्र में जो आवेश होता है उस पर जो बल लगता है उसको हम चुंबकीय बल या फिर लॉरेंज बल कहते हैं। ठीक है, ये बात हमें याद रखनी है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, प्रत्यावर्ती धारा के वर्ग माध्य मूल मान तथा शिखर मान में संबंध क्या है। रिलेशन बिटवीन रूट मीन स्क्वायर वैल्यू एंड पीक वैल्यू ऑफ अल्टरनेटिंग करंट। तो आंसर क्या हो जाएगा हमारे पास, यहाँ पर ये होगा IRMS। ठीक है, रूट मीन स्क्वायर वैल्यू। ठीक है, ये किसके बराबर होगा, I0, यानी कि जो शिखर मान है अपॉन √2। ठीक है, यहाँ पर ये ढंग से प्रिंट नहीं हुआ है, तो ये क्या हो जाएगा IRMS इक्वल्स टू I0 अपॉन √2। इसको भी डिराइव करके निकालते हैं, जो कि थोड़ा लंबा प्रोसेस होता है। ठीक है, आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। संपर्क में रखे दो लेंसों की क्षमताएं 4 डायोप्टर तथा -2 डायोप्टर हैं, संयुक्त लेंस की फोकस दूरी होगी। अब हमारे पास दो लेंस दे रखे हैं, तो हमें P1 दिया है +4 डायोप्टर, ठीक है, और P2 दिया है -2 डायोप्टर। तो हम पहले निकाल लेंगे टोटल जो पावर है, यानी कि जो क्षमता है संयुक्त लेंस की, वो कितनी हो जाएगी, +4 -2। जो पावर होती है वो हमेशा अपने एल्जेब्रिक जो साइन होते हैं उनके साथ ही ऐड होता है। तो यहाँ पर जो हमारी जो संयुक्त जो क्षमता आएगी, संयुक्त क्षमता जो लेंस की, संयुक्त लेंस की जो क्षमता होगी वो होगी +2 डायोप्टर होगी। ठीक है, अब हमें इसमें फोकस दूरी निकालनी है, तो हमें एक फॉर्मूला पता है, तो हम फॉर्मूला देखते हैं। वो फॉर्मूला ये होता है कि 1 जो P होता है, यानी कि जो पावर होती है किसी भी लेंस की, वो होती है 1/f, फोकस दूरी के रेसिप्रोकल होती है, तो ये मीटर में होती है। ठीक है, अब हम f निकालना है, तो हम सिंपल क्या करेंगे, f को लेफ्ट हैंड साइड लेके जाएंगे और 1/p, तो p हमने कितना निकाला था, +2। अब f यहाँ पर आएगा 0.5 मीटर। तो अगर हम इसको सेंटीमीटर में कन्वर्ट करते हैं तो ये कितना हो जाएगा, f = 50 सेंटीमीटर। ठीक है, तो यहाँ पर क्या है, ये प्लस का है, तो ये ऑप्शन डी इज करेक्ट, यानी कि जो संयुक्त लेंस की फोकस दूरी होगी वो किसके बराबर होगी, 50 सेंटीमीटर के बराबर होगी, जो हमने अभी निकाल दिया। ठीक है, फॉर्मूला ये याद रखना है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और जो पावर का जो यूनिट होती है, यानी कि क्षमता का मात्रक क्या होता है, डायोप्टर होता है। ठीक, तो ये 2018 से 2022 तक के MCQ हमने देखे। उसके बाद जो 2017 या उससे पहले के जो पेपर होते थे उनमें MCQs का कोई पैटर्न नहीं था। तो एक एक नंबर वाले या 1 मार्क्स क्वेश्चन हम अगली वीडियो में सॉल्व करेंगे। तब तक के लिए इतना ही।